बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बात करेंगे आज। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स यानी जब इलेक्ट्रॉनिक्स आप पढ़ेंगे या इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट में जाएंगे तो कई चीज़ें हैं जो बहुत ही नॉर्मली बहुत ही ज़्यादा यूज़ होंगी और जिसकी जानकारी आपको बहुत क्या कहेंगे कि बेसिक्स में होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं समझेंगे तो शायद आप जब आगे बढ़ेंगे तो उनके बारे में आप शायद क्लैरिटी ना आ पाए, क्योंकि वो चीज़ें बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है आपके आगे के इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, आगे के कंप्यूटर साइंस के लिए। तो मैं आज क्या कोशिश करूंगा कि आप वो शब्द जान जाएं, वो तरीके जान जाएं, वो लॉज जान जाएं जिसका जो एक बेस बनाती है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारे ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के, सबसे पहला है कि हम बेसिक कंपोनेंट्स बताएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स के। फिर उसके बाद हम बात करेंगे 3 इलेक्ट्रिकल क्लासिफिकेशंस के जो मटेरियल्स हैं, और फिर हम कंपेयर करेंगे और डिफरेंस देखेंगे एसी और डीसी में। एसी होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और डीसी होता है डायरेक्ट करंट। इसके बाद हम देखेंगे कंसेप्ट ऑफ ग्राउंडिंग, एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और फिर हम देखेंगे ओम्स लॉ या वॉट लॉ, ये क्या होते हैं, जिसमें हम करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस, क्योंकि मैं बात कर रहा था अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स की। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में ये करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस, ये तो आप समझ लीजिए कि ये आपके एक तरीके से बेसिक पिलर्स हैं। अगर इनको समझेंगे आप और इन पे अच्छी तरीके से आपकी पकड़ होगी तो आप कोई भी चीज़ें, चाहे बड़े से बड़े सर्किट आ जाएं आपके, आप आराम से समझ लेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है, इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज की बात होगी, इसमें वोल्टेज की बात होगी और करंट की बात होगी, ये 3। इसके अलावा रेजिस्टेंस, ये आप EVCR अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक चार्ज की। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होते हैं, और जैसे आप अब खुद सोचिए, आपके घर में टीवी है, रेडियो है या बैटरी है, या आपने कभी लाइटनिंग देखी या लाइटनिंग सुनी, तो इनमें चीज़ें कॉमन क्या है, उनमें क्या चीज़ है? बेसिक जो पार्टिकल है इलेक्ट्रॉनिक का या इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है अपोजिट पोलैरिटीज़ में होता है। तो अपोजिट पोलैरिटीज़ मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन्स, फिर प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये नेगेटिवली चार्ज होता है। तो द स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज हैविंग द क्वालिटी कॉल्ड नेगेटिव पोलैरिटी। तो जैसे भी मैंने बताया आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव पोलैरिटी होती है, तो इलेक्ट्रॉन्स इनके पास नेगेटिव पोलैरिटी होती है। इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एटम, जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, उसके सेंटर के आसपास ऑर्बिट करते हैं। जैसे कि मून अर्थ के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, अर्थ सन के इर्द गिर्द ऑर्बिट करता है, उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन जो है वो जो एटम है उसके सेंटर के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, चक्कर काटते हैं। फिर प्रोटॉन्स की बारी आती है। प्रोटॉन्स जो हैं वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी कि ये पॉजिटिव पोलैरिटी प्रोवाइड करते हैं। प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस में ही होते हैं, यानी कि जहाँ पर आपका सेंटर है, जिसके अराउंड इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वहीं पर ही प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है वो इक्वल होते हैं। प्रोटॉन जो होते हैं वो न्यूट्रॉन के साथ होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होता है, जिसका कोई चार्ज नहीं होता। बिल्कुल घबराइए मत, क्योंकि इसका एक डायग्राम आने वाला है, इसकी न्यूट्रल पोलैरिटी होती है न्यूट्रॉन की। तो ये डायग्राम आप देखिए, यहाँ पर आप जो सेंटर है, यहाँ पर आपके पास दिस इज हाइड्रोजन, तो इसका मास 1 है, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है और ये घूम रहा है जो Z=1 है। अब यहाँ पर आएंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। जब हीलियम की बारी आती है तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, 2, न्यूट्रॉन 2 हैं, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों एक साथ रहते हैं। और ये जो 2 छोटे छोटे से दिख रहे हैं आपको, ये इलेक्ट्रॉन है जो इसके इर्द गिर्द घूमते चले जा रहे हैं। तो क्या होता है कि कुछ चीज़ें दिखती हैं, कुछ चीज़ें नहीं दिखती हैं। एटम्स तो आपको नहीं दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो आपको नहीं दिखते हैं, लेकिन आपको मटेरियल्स दिखते हैं। हर चीज़ तो संसार में कुछ कोई ना कोई शेप में होती है, जैसे हवा भी है या पानी भी है, तो वो है तो सही। इसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन, जो क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन वगैरह होते कहाँ हैं, इन मटेरियल्स में होते हैं। मटेरियल्स की 3 श्रेणियाँ होती हैं, कंडक्टर्स, फिर इंसुलेटर्स और फिर सेमीकंडक्टर्स। अब बात करते हैं ये तीनों क्या होते हैं। कंडक्टर्स क्या होते हैं, वो कंडक्टर्स जो एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब एक खाली इलेक्ट्रॉन होता है जो किसी के साथ बाइंड नहीं होता। एक इलेक्ट्रॉन रहेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है यही चार्ज को लेके घूमता है, यही चार्ज होता है बेसिकली। तो मटेरियल्स इन विच इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रीली, एक एटम से दूसरे एटम में अगर इलेक्ट्रॉन जा सकता है तो उसे हम कंडक्टर्स कहते हैं। तो
अमूमन जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर्स, क्योंकि उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और जो कंडक्टर है ये मिनिमम रेजिस्टेंस होता है इसमें। रेजिस्टेंस क्या होता है, आप रोकना, तो कंडक्टर्स में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, आराम से जो है इलेक्ट्रिक करंट या चार्ज इधर से उधर आप फ्लो होता है। फिर इंसुलेटर्स की बारी आती है। इंसुलेटर्स में 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 8, उसमें 1 थे, इसमें 8 हैं। और यहाँ पर क्या है कि आपके पास कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ही नहीं जो मूव कर सके, तो इन्हें हम यहाँ से वहाँ जा ही नहीं सकता एटम से, तो इंसुलेटर्स हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रिक चार्ज ही नहीं मूव करेगा तो दे आर इंसुलेटर्स, दे कैन नॉट प्रोवाइड अ फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो, वो हो ही नहीं सकता है। इसीलिए यहाँ पर प्रिवेंशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का। जैसे इसके अलावा भी एक चीज़ है, ग्लास, रबर और प्लास्टिक, ये इंसुलेटिंग मटेरियल्स है, लेकिन ये डाइलेक्ट्रिक्स है, क्योंकि ये चार्ज स्टोर करके रख लेते हैं अपने आप। कभी कभी आपने देखा है, कभी दरवाज़ा खोला या कुछ किया, चट्ट से आवाज़ आती है, तो ये जैसे स्टैटिक चार्ज होता है आपके इसमें। डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल्स है कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कैपेसिटर्स में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एक चार्ज को स्टोर कर लेता है। और तीसरी श्रेणी जो आती है वो सेमीकंडक्टर की, ना ये इंसुलेटर है ना ये कंडक्टर है, क्योंकि इसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, पहले में 8, फिर 1, फिर ये 4। तो जो कंडक्टर भी नहीं होते, इंसुलेटर भी नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दे आर सेमीकंडक्टर्स। तो कॉमन सेमीकंडक्टर अगर हम उनकी बात करें तो कार्बन है, जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, और इन्हें हम ट्रांजिस्टर्स में यूज़ करते हैं। अब चार्ज का सिंबल कैसे होगा देखिएगा, सिंबल होगा इसका Q, कैपिटल Q, चार्ज का सिमिलर होगा, इस Q से क्वांटिटी होती है। इसी तरीके से यूनिट इसकी क्या होती है, कूलम, कूलम कैपिटल C। तो कूलम क्या होता है कि ये वो चार्ज होता है जो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स को दे आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक। इनको ये बेसिकली दीज आर द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स, यही चीज़ को हम एक कूलम कहते हैं, जो आपका कहीं स्टोर्ड है, डाइलेक्ट्रिक ही स्टोर कर सकता है। अब वोल्टेज की बारी आती है, ये पोटेंशियल है। पोटेंशियल देखिए, बेसिकली मैं आपको ना आपके इस तरीके से बताता हूँ कि किसी ऊपर जैसे पानी है झरने में और नीचे है, तो पानी कहाँ से बहेगा, ऊपर से नीचे, बस यही आप समझ लीजिए। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ये है कि आपका 2 पॉइंट है जहाँ पर आपके इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा और वहीं मूव करेगा जहाँ ऊपर से नीचे आएगा, नीचे से ऊपर नहीं जाएगा, बस पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि हाई डिफरेंस। मतलब एक सांकेतिक बात बता रहा हूँ मैं आपको कि जिस तरीके से हाई डिफरेंस होता है उसी तरीके से पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो पोटेंशियल क्या होता है कि दिस इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की क्षमता। तो एक एनी चार्ज दैट हैज द पोटेंशियल टू डू वर्क अट्रैक्ट अ सिमिलर चार्ज और रिपल्स अ अपोजिट चार्ज। तो जहाँ पर भी एक चार्ज होता है या तो उसको अट्रैक्ट करेगा या रिपल्स करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, ये दैट इज कैपिटल E। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं हो सकता। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कैपिटल E, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए है। और प्रैक्टिकल यूनिट जो पोटेंशियल डिफरेंस की होती है वो V होती है, कैपिटल V। और वोल्ट क्या होता है, ये उतना अमाउंट ऑफ वर्क है, उतना काम जो एक कूलम्ब ऑफ चार्ज को मूव करने में लगता है, दिस इज 1 वोल्ट। अब करंट की बारी आई। करंट क्या है, अब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वोल्टेज में जो मूविंग होती है ना, उस चार्ज को हम करंट कहते हैं, बस ये समझ लीजिए। यहाँ से वहाँ जब पानी गिरा ना, उसे ही हम करंट कहते हैं, ऊपर से नीचे। तो कंडक्टर में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और आराम से मूव कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम इसमें काम करना पड़ता है। तो करंट इज बेसिकली अ चार्ज विच इज इन मोशन। चार्ज अगर रखा हुआ है तो नहीं, चार्ज मूव कर रहा है तो दैट इज अ करंट। जितने इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा करंट होगा आपका। तो एम्पियर भी शब्द भी आ गया बीच में, क्योंकि हमने करंट की बात कर ली। तो करंट जो है इंडिकेट्स द इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी इन मोशन। तो जो एम्पियर है ये करंट का I होता है, और इसको मेजर करते हैं एम्पियर में, क्योंकि करंट की बात होती है तो उसको मेजर भी करेंगे, दैट इज मेजर्ड इन एम्पियर्स द इंटेंसिटी। तो I क्या होता है, I इज Q/T, जिसमें I जो है वो एम्पियर में है, Q चार्ज इन कूलम्स और T जो है वो टाइम। देखिए इसको और समझाता हूँ मैं आपको। एक एम्पियर क्या होता है, एक कूलम पर सेकंड। तो अगर इमेजिनरी प्लेन माने तो जो एक हर सेकंड पास होगा कूलम, वही एक एम्पियर कहलाएगा। अब रेजिस्टेंस की बारी आई। रेजिस्टेंस ये है कि ये अपोज करता है फ्लो ऑफ करंट को, रोकता है। तो आपने देखा होगा कभी कभी जो वायर है वो गर्म हो जाते हैं,
तो वही रेजिस्टेंस होता है और रेजिस्टेंस के कारण ही होता है। कंडक्टर्स में बहुत कम रेजिस्टेंस होता है, इंसुलेटर में बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है। अब रेजिस्टेंस की बात हो गई तो ओम्स भी आना चाहिए। ओम्स क्या है? दिस इज द यूनिट, द प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस विच इज, इसको किसी तरीके से इंगित किया जाता है, संकेत इसका है या सिंबल है इसका ये ओमेगा। तो रेजिस्टर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको डिजाइन किया गया है रेजिस्टेंस के लिए, रोकने के लिए। अब क्लोज सर्किट क्या है? अब क्लोज सर्किट जिसमें आप आराम से आपका करंट फ्लो कर सकता है, और जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं उनके अगर सिंबल्स हम जो बहुत कॉमन यूज होते हैं वो किस तरीके से होंगे? एक बैटरी इस तरीके से होगी, यहाँ प्लस और माइनस होगा, ये रेजिस्टर होगा, देखिए इस तरीके से, ये स्विच है, ये डायोड है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बना हुआ है भरा हुआ, और उसके सामने एक लकीर है या लीड है, यहाँ पर दो ये भी है, ये आपका एलईडी हो गया। एक कॉम्प्लेक्स ऑडियो सर्किट कैसा होगा? देखिए इसमें सब चीजें हैं, आपके डायोड है और उसके बाद रजिस्टर है, यहाँ पर देखिए और भी चीजें हैं। तो इस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बनता है। छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक चीजों को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकते हैं आप। ओपन सर्किट क्या है? ओपन सर्किट देखिए ए और बी है, यहाँ पर आपका चार्ज जा रहा है क्योंकि ये खुला हुआ है, तो ये ओपन सर्किट है, इसका मतलब करंट जा ही नहीं रहा है। आप देखिए आप पानी है, आपका एक बल्ब है, बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज होना उसने क्या किया? आपके सर्किट को ओपन कर दिया, तो करंट पास ही नहीं होगा, इसे ही हम ओपन सर्किट कहते हैं। तो सर्किट क्या है? इट इज अ लोड ऑन द वोल्टेज सोर्स। सो अ सर्किट इज वेयर द एनर्जी ऑफ द सोर्स इज कैरिड बाय मींस ऑफ करंट थ्रू वेरियस कंपोनेंट। बहुत सारे कंपोनेंट से करंट मूव कर रहा है, और बैटरी उसमें सोर्स है, क्योंकि ये पोटेंशियल प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल एनर्जी कम और ज़्यादा, जैसे झरने की बात हुई थी अभी। और जो कंपोनेंट्स है वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, एंड ये बताते हैं कि कितना आपको करंट को मूव, क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं होगा तो करंट तो फ्लो ही करता रहेगा, उसको रोकने के लिए भी तो कुछ चाहिए, वो रेजिस्टेंस होता है। और डायरेक्शन कहाँ होगा? डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो in this circuit is from negative side of the battery through the load resistance back to the positive side of the resistor. ठीक है? In the battery, electrons move to the negative terminal due to the chemical reaction maintaining the potential across the leads. जैसे आप देखिए यहाँ से ये मूव कर रहा है, यूं मूव कर रहा है। अब ये छोटा बड़ा क्यों दिया है? ये आपका मूव इसलिए कर रहा है कि यहाँ से ये बड़े की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। और जैसे झरने की बात बताई थी, जब तक ये पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मैंने इसको बराबर दिखा दिया ना तो काम नहीं बनेगा। छोटा और बड़ा इसलिए दिखाया दिया है कि देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, दैट इज व्हाई द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं यहाँ से। अब डायरेक्ट करंट की बारी आती है। डायरेक्ट करंट क्या होता है? जैसे आपकी बैटरी होगी ना, वो डायरेक्ट करंट आपको प्रोवाइड करता है, क्योंकि बैटरी जो है एक सेम पोलैरिटी आपके प्रोवाइड करती है, जिसमें एक ही टाइप का वोल्टेज, मतलब जैसे 2 वोल्ट है तो 2 ही वोल्ट जाता रहेगा, 4 वोल्ट है तो 4 वोल्ट जाता रहेगा, रिमेन कांस्टेंट। कैसे? आप देखिए, अगर वोल्टेज टाइम का मैं ग्राफ बनाऊं तो एक ही वोल्टेज VDC चेंज नहीं होगा। VDC मतलब अगर ये 5 है तो 5 ही चलता रहेगा हमेशा, दिस इज स्टडी वोल्टेज। और DC की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? द फ्लो ऑफ चार्जेस इज जस्ट इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में। आप खुद देखिए, एक ही डायरेक्शन में जा रहा था पिछला वाला, देखिए एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, कोई मूवमेंट नहीं है। और द फिक्स पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज विच आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द DC सर्किट, फिक्स पोलैरिटी होगी इसकी। AC में क्या है कि ये पीरियोडिकली ऑल्टरनेट करेगा और अपनी पोलैरिटी प्लस माइनस करता रहेगा, इसीलिए जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन ये चेंज करेगा। जैसे आपके घर में 60 साइकिल्स AC है, यानी कि ये 60 साइकिल रिवर्सल होगा हर सेकंड में, करंट का जो डायरेक्शन है होगा वो 60 साइकिल हर सेकंड में रिवर्स करेगा। जैसे कि आपका ऑडियो सिग्नल, वो भी आपका AC श्रेणी में आता है। अब देखिए वेव फॉर्म कैसा है AC वोल्टेज का, यूं, यहाँ से देखिए लाल जो लकीर आपको दिख रही है, जो एक लाल साइनोसॉइडल वेव दिख रही है, दिस इज योर AC ऑल्टरनेटिंग करंट। देखिए वेरिएट हो रहा है ना कि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव है ना। और ये कॉम्प्लेक्स है, देखिए सब मिला जुला कितना कॉम्प्लेक्स हो गया। जैसे आप ऑडियो सिग्नल करते हैं, कभी अभी गायक की या म्यूजिक की आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही है, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स आपका सिग्नल है। DC और AC के कंपैरिजन की बात करें तो DC जो है फिक्स पोलैरिटी है, AC रिवर्स पोलैरिटी है। AC जे ये कैन बी स्टडी एंड वेरी इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल स्टडी रहता है, आप किसी मैग्नीट्यूड बढ़ा सकते हैं, जैसे 2 है, 4 है, 6 है। और इसमें क्या होता है कि मैग्नीट्यूड जो है रिवर्स होता रहता है पोलैरिटी के हिसाब से, क्योंकि यू मूव करता है ना साइनसॉइडल के हिसाब से। और ये स्टेप डाउन या स्टेप अप नहीं हो सकता है, जबकि AC जो है वो आराम से इलेक्ट्रिकल पावर डिस्ट्रीब्यूशन में, जैसे आप
स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप या स्टेप डाउन, इस तरीके से आपने सुने होंगे। और साथ में इलेक्ट्रोड वोल्टेज फॉर ट्यूब एंड रेजिस्टर एम्प्स एंड इनपुट आउटपुट सिग्नल फॉर, यानी आपके पास एक वोल्टेज होता है इलेक्ट्रो वोल्टेज जो आपको इनके लिए ट्यूब और ट्रांजिस्टर के लिए यूज़ होगा, जबकि इनपुट आउटपुट सिग्नल इसके लिए यूज़ होगा अगर एसी की बात है तो ट्यूब और ट्रांजिस्टर एम्प्स के लिए। डीसी आराम से मेजर कर सकते हैं, जबकि एसी को आराम से एम्पलीफाई कर सकते हैं क्योंकि ये एम्पलीट्यूड बेस्ड होता है ना। लेकिन हीटिंग इफेक्ट जो है वो दोनों में सेम रहेगी, एसी या डीसी। हीटिंग इफेक्ट्स द सेम फॉर बोथ एसी एंड डीसी करंट। अब काफ़ी जो आपके सर्किट होते हैं उसमें आपका एसी भी होगा और डीसी भी होगा। डीसी जो सर्किट है वो तो सिंपल होते हैं एसी सर्किट से। द प्रिंसिपल ऑफ डीसी सर्किट्स कैन ऑल्सो अप्लाई टू एसी सर्किट, यानी एसी डीसी। देखिए इसको वेरिएट इतना ज़्यादा किया हमने, ये भूल गए कि एसी और डीसी के बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। अब इम्पीडेंस की बारी आई। आपने जब डीसी की बात की थी तो रेजिस्टेंस आया था। अब अगर एसी की बात आएगी तो क्या तब भी रेजिस्टेंस कहेंगे उसको? नहीं, वहाँ पर रेजिस्टेंस का नाम चेंज होके इम्पीडेंस हो जाएगा और उसका सिंबल क्या है? कैपिटल Z। इसको भी हम ओम्स मेजर करते हैं, इसको भी ओम्स मेजर करते हैं। अब एक कंसेप्ट आता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग यानी ये है कि चार्ज आ रहा है, चार्ज को आपको कहीं ना कहीं दफन करना है, कहीं ना कहीं उसको ख़त्म करना है, वरना वो आपको झटका दे सकता है, आपको किसी तरीके से नुकसान पहुंचा सकता है। तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे हाउस में खास तौर पे या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में तरीके होते हैं, उसे ही हम ग्राउंडिंग कहते हैं। देखिए ये अर्थिंग होती है, ग्राउंडिंग होती है, चेसिस होता है, ये कॉमन सिग्नल है ग्राउंडिंग की, ये बहुत एसेंशियल होती है। क्या होता है कि जब हम घर से निकलते हैं तो लाइट बंद कर देते हैं। कोशिश ये करिए कि पूरा का पूरा आप जो जहाँ से पावर जा रही है उसी को बंद कर दीजिए। यही कंसेप्ट यहाँ पर है कि आपने इलेक्ट्रॉनिक में चार्ज वगैरह के साथ तो बहुत सारे काम कर लिए, लेकिन ये नहीं देखा कि उसको अर्थ और ग्राउंड और चेसिस भी देना पड़ता है, वो आपके पूरे बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को पूरा करती है। अब कुछ लॉस पे आ जाए, जैसे ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ मतलब आपका I = E/R, द अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट इज डिपेंडेंट ऑन इट्स रेजिस्टेंस एंड द अप्लाइड वोल्टेज। अगर आप करंट, रेजिस्टेंस और वोल्टेज के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे तो वो ओम्स लॉ है। और यहाँ पर E, I और R कि दोनों में से एक पता हो तो तीसरा निकाल सकते हैं। जैसे I = E/R, अगर आपको E निकालना है तो IR और आपको R निकालना है तो E/A। तो ये आपका ओम्स लॉ है। ओम्स लॉ स्पेसिफिकली क्या कहता है? ओम्स लॉ को मैं अगर बोल के बताऊं तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज फॉर कांस्टेंट रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इसमें कांस्टेंट है। अगर I और V देखिए तो ये रेजिस्टेंस बिल्कुल कांस्टेंट है सब में, हर जगह पे। यही ओम्स लॉ है। V = IR, V = IR, दिस इज द ओम्स लॉ। अब अगर जो V = IR इसमें I और V या V और I इसके लिए बनाए, तो अगर आप R और करंट के बीच में बनाएंगे तो वोल्टेज जो होगा वो आपका इस तरीके से इनवर्सली प्रोपोर्शनल दिखाई देगा। अब बात करते हैं पावर की, क्योंकि अब हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हमने बेसिक चीज़ें देख ली। अब पावर की बात आती है तो पावर जो होता है वो वॉट में होता है, WATT। ये साहब थे, उनका नाम है, उसके लिए यूज़ किया गया है। और ये इंगित करता है पावर को, कितना काम किया गया है एक समय में, उसे हम पावर कहते हैं। तो 1 watt of power is equal to the work done in 1 second by 1 volt moving 1 coulomb of a charge, since 1 coulomb is a second in a charge। तो कितना काम किया गया है उसे हम वॉट कहते हैं। तो अगर हम इसको फॉर्मूले में लिखें तो पावर बेसिकली वोल्ट्स इंटू एम्पियर्स, कितने वोल्टेज पे कितना करंट गया वो आपका पावर हो जाएगा। तो P = V × I या E × I। 3 पावर के फॉर्मूले जो अमूमन बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज होंगे, P = VI, P = I²R, P = E²/R। E जो है आपका V हो सकता है, V × I, मतलब कई किताबों में कई जगह ही आपको बताया जा सकता है। तो E और V से आप कंफ्यूज ना हो, P = V²R भी कर सकते हैं, जहाँ E और जो भी E और V है दोनों वोल्टेजेस हैं। कन्वर्जन फैक्टर क्या होंगे? मेगा मतलब M 10⁶ 10⁻6, किलो मतलब 10⁻3 K से डिनोट होता है, मिली मतलब स्मॉल m 10⁻³ से, और माइक्रो म्यू 10⁻6 से। तो बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। होपफुली आपको आइडिया होगा कि बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं। तो अब आपका ग्राउंड वर्क तैयार हो गया है।